हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए टॉप कॉमर्स एमसीक्यूज जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट करा दिए हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको कवर कराए थे। तो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये पार्ट 3 है, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस कराएंगे। बेसिक क्वेश्चंस होंगे लेकिन ये यूजीसी नेट, आरपीएससी या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। कोऑर्डिनेशन एज, तो कोऑर्डिनेशन आपको पता है, इसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जितने भी आपके मैनेजमेंट के और बाकी फंक्शंस होते हैं, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है, इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। सहयोग ही प्रबंध का सार है, हिंदी में भी आपने सुना होगा जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप डेट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, आप लोगों से जितना ज़्यादा बातचीत करते हो आपस में, तो आपके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। डेट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल नहीं होती है नेचर में। वहाँ आप कोई अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो चेन है उसको फॉलो नहीं करते हो। यहाँ पर क्या है, टॉप लेवल मिडिल लेवल से फ्रीली बात कर सकता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से फ्रीली बात करता है, तो वो आपका सोशल रिलेशनशिप से बनता है। डेट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Which element of business environment is shaped by beliefs and customs of citizens of a country? तो belief and custom आपको बताना है किस environment में आते हैं। That is the part of social environment। वैसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इजीली इसका आंसर लगा सकते हो। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये बहुत ही काफी डिफरेंट है। बिलीफ्स एंड कस्टम्स आपका सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट? तो ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, ये एक आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का फैक्टर होने वाला है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि आप अपनी कंपनी को किसी बाहर कंट्री में वहाँ उसकी ब्रांच खोलना चाहते हो, ग्लोबलाइज करना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के तरफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट थिंकर? तो आपको पता है एफ डब्ल्यू टेलर ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये तो मैनेजमेंट थिंकर हैं। हेनरी फयोल भी आपको पता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। ऑलिवर सेल्डन भी आपके, इन्होंने एक बुक लिखी है आपकी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक मैनेजमेंट थिंकर है। लेकिन कार्ल मार्क्स एक आपके सोशल थिंकर है, ना कि मैनेजमेंट थिंकर, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इज नॉट अ मैनेजमेंट थिंकर। हु एज द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? जैसा कि अभी मैंने बताया, हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। मैनेजरियल ग्रेड, ये एक आपका कंपोनेंट होता है, वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन टूल है। इसको किसने डिवाइड किया था? ये माउंटेन एंड ब्लेक ने किया था। ये आपका बताता है कि आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितना है, कंसर्न फॉर पीपल है। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये रेक्टेंगल शेप में बना रहता है। एक तरफ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन होता है, दूसरी तरफ आपका कंसर्न ऑफ पीपल होता है। यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं 9/9। 9/9 का मतलब है कि आपने सब दोनों को इक्वल कंसर्न दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ पीपल को। 9/1 मतलब आपने प्रोडक्शन को ज्यादा दे रखा है, पीपल को कम दे रखा है। तो ये मैनेजर ग्रिड का कंसेप्ट है, ये आपका माउंटेन एंड ब्लेक ने दिया हुआ है। गैंग प्लैंक इज रिलेटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो गैंग प्लैंक आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने बताया था, लेकिन ये हेनरी फेयोल का जो स्केलर चेन प्रिंसिपल है उससे रिलेट करता है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बनाते हैं आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर यहाँ कोई आपका एम्प्लॉय है लोअर लेवल पे, मान लो ए एम्प्लॉय है, वो आपका मिडिल लेवल से कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये बी एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से इसके पास जा सकता है। तो यही आपका स्केलर चेन प्रिंसिपल है, ये आपको फॉलो करना होता है। यही आपका गैंग प्लैंक में होता था कि एक जो कर्मचारी है वो डायरेक्ट दूसरे से बात नहीं करेगा, वो उसको एक चेन फॉलो करनी होती है। भाई स्केलर चेन प्रिंसिपल में भी फॉलो किया जाता है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क? तो ये आपका किस टेक्निक से रिलेट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? ये आपका मेथड स्टडी से करता है कि ये आपके पास सूटेबल मेथड होना चाहिए या वन बेस्ट वे टू होना चाहिए परफॉर्म टू अ टास्क। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका किसने प्रोपाउंड किया था? ये किया था आपका पीटर एफ ड्रकर ने। काफी ये फेमस क्वेश्चन है आपका, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एमबीओ, जो कि पीटर एफ ड्रकर ने प्रोपाउंड किया था। मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस बिकॉज, मैनेजमेंट को हम प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इट इज रेलिवेंट फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा नहीं है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है? जहां पर एक इन्वॉल्व सीरीज ऑफ फंक्शंस, इसलिए यह सी आंसर राइट हो जाएगा।
आपको पता है मैनेजमेंट के मेनली प्राइमरली 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ईच फंक्शंस एक दूसरे से आपका रिलेट करता है। ये सीरीज ऑफ फंक्शंस होता है, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड? तो आपको पता होना चाहिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपके मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि प्लानिंग आपका क्या है, ये आपका फॉरवर्ड लुकिंग का काम करता है। आप अपने पहले से ही गोल वगैरह टारगेट वगैरह सेट कर लेते हो प्लानिंग में। कंट्रोलिंग में आप चेक करोगे कि जो आपने गोल वगैरह सेट किए थे वो एक्चुअल में कितना आया है। तो कंट्रोलिंग हम बोल सकते हैं कि आपका लुकिंग बैक फंक्शन है, प्लानिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, इसलिए ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। ये वो डिसीजंस लिए हैं जो आप प्रोजेक्ट में, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो डेट आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इनका दूसरा नाम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है, ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की एक टेक्निक होती है, जिसमें दो तरीके की टेक्निक होती है आपकी, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। तो आईआरआर आपकी नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। बाकी जो पे बैक पीरियड होता है और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है वो आपका ट्रेडिशनल टेक्निक होते हैं। और आईआरआर और एनपीवी ये नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं और ये यूज की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज इज नोन एज, काफी सरल फॉर्मूला है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका इक्वल होता है ओनली ऑफ टोटल करंट एसेट्स, उसमें से हम करंट लाइबिलिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए दोनों में। एनफ वर्किंग कैपिटल इज एन इंडिकेटर ऑफ विच क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। तो एनफ वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। जब भी कोई फर्म को टाइमली पेमेंट करना है, इसका मतलब लिक्विडिटी है, उसके पास काफी वर्किंग कैपिटल है। तो ये एक आपकी लिक्विडिटी क्वालिटी को बताता है बिजनेस की। कॉमर्शियल बिल मार्केट किसका पार्ट होता है? ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, या आपका अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का। कॉमर्शियल बिल मार्केट आपका ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होते हैं। और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट दो चीजें होती है, मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज, कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल बिल मार्केट ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट? तो कॉमर्शियल पेपर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, सीडीज भी होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल भी होता है। इक्विटी शेयर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है कैपिटल मार्केट का या स्टॉक मार्केट का, ना कि आपका मनी मार्केट का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। What is the maximum period for which commercial paper can be issued? तो मैक्सिमम पीरियड पूछा है, आपको पता है मैक्सिमम पीरियड आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका मैक्सिमम पीरियड 1 साल तक ही होगा। और कॉमर्शियल पेपर का मिनिमम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, डेट इज 15 डेज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? तो 1988 में आपका सेबी जो है एस्टेब्लिश्ड हो गया था, लेकिन इसकी वर्किंग 1992 में स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू, आशा करते हैं आपको वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें। धन्यवाद।